हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 20 अगस्त 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़ एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट आई वुड जस्ट वांट टू से वन थिंग। In case you find my videos really helpful, you can always let me know that by liking the video, commenting below, and also subscribing to my channel if you haven't done that. See, liking the video is very important for me because unless and until you do that, the reach of my channel as well as my videos won't get expanded. ये वीडियोस उन लोगों के नोटिस में नहीं आएंगी जिनको एक्चुअल में शायद ये हेल्प कर सकती हैं, उनको भी शायद मदद हो सकती है। सो प्लीज डू दैट फॉर मी। एंड आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। क्यों? क्योंकि आपको ये वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तो आपको मैं कुछ क्लासिक एथिक्स की केस स्टडीज आज जो न्यूज़पेपर में आई है उससे रिलेटेड मैं डिस्कस करूंगी। कुछ करंट इश्यूज बेस्ड ही एथिक्स की केस स्टडीज बन सकती हैं, वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे सो इट विल बी ऑफ इमेंस बेनिफिट टू यू ओनली। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए अभी क्या हुआ है ना, जो CBIC है, मैं सब एक्सप्लेन करूंगी एकदम डिटेल में। CBIC क्या है सब कुछ एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अभी के लिए आप ये समझिए कि CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसने ना क्या किया था, इसने 2 कम्युनिक्स निकाले थे परसों और 2 कम्युनिक्स निकाले हैं कल। किससे रिलेटेड? देखिए कम्युनिक क्या होता है, कोई भी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट कि आप मीडिया के थ्रू या बुलेटिन बोर्ड पे लगा देना अपने ऑफिस के बाहर, ताकि आप ऑफिशियली अनाउंस कर रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं अपने सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को कि ऐसा करना है आज से। ठीक है, ऑफिशियली कम्युनिकेट किया CBIC ने। क्या कम्युनिकेट किया? देखिए पहले जो परसों उन्होंने निकाले थे वो इस चीज से निकाले थे कि जो अरेस्ट हो रही हैं कस्टम्स एक्ट के अंडर, कस्टम ड्यूटी इवेजन या जैसी भी तरह की अरेस्ट हो रही हैं उनसे रिलेटेड, कि उसमें क्या सावधानी बरतनी है, क्या अपर थ्रेशोल्ड है जिसके बाद ही अरेस्ट कंडक्ट की जा सकती है। अभी मैं वो भी पढ़ूंगी, परसों वाला न्यूज़ का आर्टिकल मैंने खुद के लिए संभाल के रखा हुआ है ताकि आगे कोई एडिटोरियल उस पर आता तो मैं डिस्कस करूं, तो मैं उसको भी एक कर्सरी रीडिंग अभी दूंगी। फिर 2 कम्युनिक्स जो उन्होंने कल निकाले हैं उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो GST की अरेस्ट हो रही हैं, GST के टैक्स के एवेजन की वजह से, वो सोच समझ के होनी चाहिए। क्योंकि एक GST पे बहुत ही फेमस सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ये कहा था, जस्ट बिकॉज अ लॉ gives you the authority to conduct an arrest does not mean you necessarily have to. ओके, तो हम ये दोनों चीज को समझेंगे। लेकिन देखो मैं आपको बताती हूँ, मैंने GST के बारे में अभी तक बहुत कुछ डिस्कस किया है। सबसे पहले तो मैंने इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स में डिफरेंस बताया हुआ है। फिर मैंने इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का बहुत ही डिटेल्ड लूसिड वे में एक्सप्लेनेशन दी है अपनी एक वीडियो में। फिर उसके बाद मैंने बहुत कुछ समझाया। देखिए GST काउंसिल वगैरह चीज़ें ना ये बहुत क्लीशे हो चुकी हैं, अभी तक मुझे लगता है ये पूछी जा चुकी हैं, बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। अभी जो देखिए ED की अरेस्ट, CBI रेड्स, मोस्टली जो एम्फेसिस है ना वो अरेस्ट्स के ऊपर है। ठीक है, तो GST के अंदर, कस्टम्स एक्ट के अंदर भी अरेस्ट वाला जो है ना उस पर सिग्निफिकेंस दीजिए, उसको बहुत ध्यान से समझिए। आपको पता है कोई जेन्युइनली कोई शायद ही मटेरियल मिलेगा जो एक्चुअल में अरेस्ट वाले कॉनोटेशन को, कौन सा सेक्शन डिटेल करता है इस उस पे, ये शायद ही मिलेंगे। तो आपको मैं समझाऊंगी, आप एक एक चीज अच्छे से समझिएगा। ठीक है, कि अरेस्ट वाला प्रोविजन क्या कहता है GST और कस्टम्स का। ठीक है, लेकिन उसको स्टार्ट करने से पहले एक कॉन्सेप्ट जो आपको GST से रिलेटेड जो मैंने अभी तक नहीं डिस्कस किया अपने वीडियोस में, वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसे हम ITC कहते हैं। देखिए मैं आपको पहले इसकी एक डेफिनेशन बताती हूँ। इट्स एक्चुअली अ टैक्स विच इज ऑलरेडी बीन पेड बाय अ पर्सन at the time of purchase of goods and services and which is available as deduction from tax payable. नहीं समझ आया? कोई बात नहीं, हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए एक ट्रेडर है, ठीक है, एक ट्रेडर ने क्या किया, परचेज किए गुड्स वर्थ ₹100, उसने 100 रुपए का कुछ खरीदा। ठीक है, उस पे उसने टैक्स पे किया 10%, जिससे उसने खरीदा उसने उसको 10% टैक्स पे किया। ठीक है, 10% टैक्स किया मतलब ₹10 उसने पे कर चुका है। ऑलराइट, तो फिर उसके बाद क्या किया, इस ट्रेडर ने आगे इस जो उसने गुड खरीदा है, कमोडिटी खरीदी है, उसको आगे बेच दिया। उसने कितने पे बेचा? ₹150 पे बेचा। ठीक है, अब इस पे भी 10% टैक्स लगेगा, तो वो कितना टैक्स कलेक्ट करेगा? ₹15। ठीक है, अब देखिए उसे ₹15 देने हैं गवर्नमेंट को एज टैक्स।
ठीक है, पर वो तो ऑलरेडी ₹10 पे कर चुका है ना पहले, जब उसने इनपुट के रूप में खरीदा था। अभी उसने एक आउटपुट के रूप में बेचा है उस कमोडिटी को, लेकिन जब उसने इनपुट खरीदा था वो ₹10 ऑलरेडी पे कर चुका है। तो ये जो ₹10 हैं ये है इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो जो अपना जो इनपुट के रूप में उसने गुड खरीदा, जो उसने आगे बेचना था, उस पे वो जो टैक्स पे कर चुका है वो ₹10 है। तो ये ट्रेडर क्या करेगा, उसको एक डिडक्शन मिल जाएगी सरकार द्वारा कि आप ₹10 पहले दे चुके हो, आपको ₹15 देने हैं, तो आपका ₹10 15 में से कैंसिल हो गया, तो आपको सिर्फ ₹5 टैक्स देने हैं। इससे क्या होगा, कि डबल बर्डन नहीं पड़ता एक इंसान पे जिसे टैक्स देना है, डबल पेमेंट ऑफ टैक्सेस नहीं होती। ओके, तो यही होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ऑलराइट, अब हम देखते हैं, हमें सबसे इंपॉर्टेंटली देखना है कि सीबीआईसी क्या है। ठीक है, सीबीआईसी मैं बोल रही, देखिए मैं अभी कर्सरी रीडिंग भी दूंगी इसकी, लेकिन उससे पहले मुझे डिस्कस करना है सीबीआईसी क्या है। देखिए, सीबीआईसी को पहले कहा जाता था सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। ओके, और ये इसका बेसिक फंक्शन अगर मैं डिस्कस करूं, अभी मैं सब डिस्कस करूंगी इसके बारे में, लेकिन अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो ये क्या करता है, ये पॉलिसी फॉर्म करता है ऐसे मैटर्स पे जो कंसर्न्ड है विद लिवाई एंड कलेक्शन ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटीज, सेंट्रल जीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज टैक्सेस, प्रिवेंट करना स्मगलिंग को, नारकोटिक्स ट्रेड को। ठीक है, ऐसी चीजों के लिए सीबीआईसी बनाया गया है। अब देखिए, मैंने इसमें 2-3 चीजें बोली, मैं आपको एकदम फटाफट से बता देती हूँ क्या है वो। एक्साइज ड्यूटीज, मैंने बोला एक्साइज क्या होता है, एक्साइज ड्यूटीज होती हैं जब आपका जो एक प्रोडक्ट है वो हमारी ही कंट्री में मैन्युफैक्चर हुआ है, ठीक है, हमारी ही कंट्री में मैन्युफैक्चर हुआ है या प्रोड्यूस हुआ है, तो फिर उस पे लगाया जाता है एक्साइज ड्यूटी सरकार द्वारा। ठीक है, सेंट्रल जीएसटी आपको पता चल गया, सेंट्रल जीएसटी, जीएसटी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी और इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जो सीजीएसटी है वो सीबीआईसी के अंदर आता है, और आईजीएसटी भी सीबीआई, मैं आईजीएसटी समझा चुकी हूँ कि इसे कौन कलेक्ट करता है, सेंटर कलेक्ट करती है, और डिस्ट्रीब्यूट किसे करती है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को, जहां पे जो इंपोर्टेड स्टेट होती है, यानी कि जिसने किसी दूसरी स्टेट से खरीदा है, जिस बंदे ने, वो जिस स्टेट में वो बंदा रहता है जिसने दूसरी स्टेट से खरीदा, उसकी स्टेट को उस टैक्स का लुफ्त मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, तो ये इन तरह की जो ड्यूटीज को रेगुलेट करता है, इस तरह से पॉलिसी बनाता है, वो सीबीआईसी होता है। देखिए, जो सीबीआईसी है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब मैंने बोला ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो ये किसी स्टैट्यूट के अंदर आएगी, यानी कि किसी एक्ट के द्वारा बनाई गई होगी। तो देखिए, एक एक्ट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। अब देखिए, आपको ये तो पता होगा कि सीबीआईसी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंडर आती है, फिनेंस मिनिस्ट्री के। तो ये जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट था 1963 वाला, ये फिर इसी को 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया गया था 1964 में। ठीक है, जब ये स्प्लिट हुआ तो फिर 2 बॉडीज बनी, एक बना सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जो डायरेक्ट टैक्स यानी कि इनकम टैक्स वगैरह से डील करता है, और एक बना सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। लेकिन अब मैंने तो बोला है कि इसका नाम तो चेंज होकर सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स बन चुका है। तो अब ये कब हुआ, रीनेमिंग कब हुई इस बोर्ड की? इस बोर्ड की रीनेमिंग हुई 2018 में। सो इट इज अ वेरी रीसेंट फिनोमेना। ओके, तो अब हम इसकी चेयरपर्सन की बात करें कि सीबीआईसी का चेयरपर्सन कौन होता है, सो ही और शी इज द सीनियर मोस्ट आईआरएस ऑफिसर इन इंडिया, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज ऑफिसर। ओके, अब देखिए, मैं इतनी देर से बात कर रही हूँ कस्टम्स, कस्टम्स ड्यूटी, लेकिन कस्टम्स ड्यूटी देखिए, एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि कस्टम्स ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी सेम नहीं होते। इंपोर्ट ड्यूटी, आप दिस कस्टम ड्यूटी की मेरे मुंह से आप एक बारी समझिए कि डेफिनेशन क्या है। ठीक है, कस्टम्स ड्यूटी रेफर्स टू द टैक्स इम्पोज्ड ऑन गुड्स when they are transported across international borders। मैंने क्या बोला, transported across international borders, मैंने ये नहीं बोला imported from the abroad और international borders, मैंने ये नहीं बोला। तो जो import duty होती है वो सिर्फ imports पे लगती है, जो बाहर से हमने import किया है, लेकिन जो customs duty होती है वो transportation यानी कि both import and export of goods पे लगती है। ओके, so you must remember this। अब दूसरी चीज जो हमें डिस्कस करनी है इसके बाद, वो ये है कि अब ये जो मैंने बोला कि 2 कम्युनिक्स थे, पहले वाला था वो उसने ये बोला कि
वो कस्टम्स के ऊपर था, दूसरे वाला था जीएसटी पे। अब देखिए मैं आपको पढ़ा देती हूँ कि परसों जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था छोटा सा, उसने कस्टम्स से रिलेटेड क्या कहा। देखिए सीबीआईसी ने क्या कहा कि जो प्रोसिक्यूशन होती है, प्रोसिक्यूशन मतलब लीगल प्रोसीडिंग्स को चालू करना, और जो अरेस्ट होती हैं कस्टम्स एक्ट के अंडर, अगर किसी ने कस्टम ड्यूटी का इवेजन किया है, कुछ घपला हुआ है ऐसा, तो पहले उसका थ्रेशोल्ड होता था ₹20 लाख। अगर कोई स्मगलिंग में इन्वॉल्व है, इलीगल इंपोर्ट ऑफ गुड्स में इन्वॉल्व है, कि वो बैगेज में लेके आ गया इलीगली ताकि वो टैक्स इवेट कर सके, इन तरह का अगर 20 लाख तक का घपला हुआ, पहले ये लिमिट होती थी, लेकिन अब है 50 लाख। 50 लाख के ऊपर ही या फिर 50 लाख से ही स्टार्ट होता है इसके ऊपर पूरा लीगल प्रोसीडिंग्स का पूरा मामला। मतलब 50 लाख से नीचे नीचे अगर कोई है, उस पर आप अरेस्ट नहीं कंडक्ट कर सकते। ठीक है। अगर हम कमर्शियल फ्रॉड की बात करें तो कमर्शियल फ्रॉड पे पहले थ्रेशोल्ड हुआ करता था ₹1 करोड़, लेकिन अब ये थ्रेशोल्ड बढ़ा के ₹2 करोड़ कर दिया गया है। मतलब ₹2 करोड़ तक का अगर कोई कमर्शियल फ्रॉड कंडक्ट किया गया होगा किसी एक कॉर्पोरेट कंपनी द्वारा, एकदम ऑर्गेनाइज तरह में अगर कोई फ्रॉड हुआ है कस्टम्स ड्यूटी को इवेट करने का, तो जब तक 2 करोड़ का नहीं होगा उसके ऊपर ही आप अरेस्ट कर सकते हो उसके टॉप एग्जीक्यूटिव हेड को, उससे पहले नहीं कर सकते। ठीक है। और अगर कुछ और चीज जो आपको जाननी है, हाँ देखिए, एक होती है ना सिविल प्रोसीडिंग्स, एक होती है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। देखिए सिविल प्रोसीडिंग्स क्या होती है, पेनल्टी लगाना, कुछ एक्स्ट्रा इंटरेस्ट डालना जिससे आप रिकवरी कर सको अपने पेनल्टी की। ठीक है, ये होती है सिविल प्रोसीडिंग्स। एक होती है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जिसमें प्रोसिक्यूशन और अरेस्ट चालू होता है। देखिए जो मैंने बताया ना आपको, ये जो थ्रेशोल्ड बढ़ा है ये सिर्फ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए बढ़ा है। इसका मतलब ये नहीं है कि 50 लाख से ऊपर का कोई घपला होगा तब भी जाके आप पेनल्टी लगेगी। पेनल्टी तो तब भी लगेगी, पेनल्टी यू विल हैव टू गिव यार, यू मतलब वो रिकवर की ही जाएगी आपसे। बस बात इतनी है कि अरेस्ट नहीं कंडक्ट किए जा सकते। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जो वैल्यू रिलेटेड थ्रेशोल्ड है ना, ये इन तरह के ऑफेंस पे अप्लाई नहीं करेंगे जो फेक करेंसी नोट से रिलेटेड हो, आर्म्स एंड एम्यूनेशन, या कोई भी एक्सप्लोजिव्स, कोई एंटीक आइटम्स, कोई आर्ट ट्रेजर्स जो दूसरी कंट्री में जो हमारे यहाँ के लोग इलीगली वो कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, फिर बाहर बेच देते हैं। कोई भी बहुत कि भगवान की मूर्ति किसी की, कोई एक बहुत ही हड़प्पन सिविलाइजेशन की कोई चीज मेरी बहुत एंटीक है, कुछ भी बाहर बेच दिया हमारे यहाँ के फ्रॉडस्टर्स ने चोरी करके। तो इन तरह की चीजें, या फिर वाइल्ड लाइफ आइटम्स, एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फौना मतलब एनिमल्स, इन पे तो कोई मतलब ऐसा है ही नहीं कि कोई थ्रेशोल्ड है। ये चाहे 2000 रुपए की चीज आपने भेजी हो, लेकिन इट इज वेरी सेंसिटिव, इजंट इट। मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन तो एक सेंसिटिव इशू है ही ना। आप इस पे कैसे कह सकते हो, जब तक 2 करोड़ का वो नहीं होगा भाई कोई कमर्शियल फ्रॉड, तब तक तो हम करेंगे ही नहीं अरेस्ट। अरेस्ट तो आपकी होगी इस चीज में, क्योंकि दीज आर वेरी सेंसिटिव एंड सिक्योरिटी इश्यूज हो जाते हैं फेक करेंसी नोट्स वगैरह वाले। ठीक है, अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए। अब हमने कस्टम्स ड्यूटी का देख लिया। अब इन्होंने जो सीबीआईसी है उन्होंने जीएसटी के बारे में क्या कहा है। देखिए अभी जीएसटी के बारे में इन्होंने जो अपनी कम्युनिक में कहा था कि जो अरेस्ट है जीएसटी रिलेटेड ऑफेंसेस में, मैं आपको ये भी बताऊंगी जीएसटी रिलेटेड ऑफेंसेस क्या होते हैं, लेकिन वो सिर्फ तब कंडक्ट किए जा सकते हैं, जो इनकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट ने ये कहा, कि जब वो 2 करोड़ को एक्सीड करता हो। ठीक है, और इसके साथ साथ ये एक कंडीशन है, ये अमाउंट वाली कंडीशन एक है, लेकिन सिर्फ इसके बेसिस पे आप नहीं कर सकते। क्या पता वो उसने जो मतलब ऐसा कोई ऑफेंस उससे गलती से हो, क्या पता किसी टेक्निकल इशू की वजह से हो गया हो, या फिर क्या पता उसको एग्जैक्टली लैंग्वेज समझ नहीं आ रही हो लीगल, उसके पास कोई सर्वर डाउन हो गया हो, कुछ भी रीजन हो सकते हैं, तो टेक्निकल इश्यूज हैं, राइट। उसके साथ साथ ₹2 करोड़ के साथ साथ एक और कंडीशन पे आप अरेस्ट कर सकते हो कि टैक्स ऑफिशियल्स के पास एक सफिशिएंट रीजन होना चाहिए ये बिलीव करने के लिए कि जो पर्सन कंसर्न्ड है उसने एविडेंस के साथ टैंपर करने की कोशिश की है। मतलब अगर इस टैक्स फ्रॉड का कोई एविडेंस है, वो छुपा रहा है, उसका इंटेंट ही है टैक्स का इवेजन करना, तो आप तभी कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो इस गाइडलाइन ने, इस कम्युनिक ने क्लैरिफाई की है वो ये है कि अगर किसी भी कॉरपोरेशन का, किसी भी कंपनी की जो टॉप मैनेजमेंट होती है, सीईओज वगैरह, आप थोड़ा सा आपको डाउट हुआ, यू कैन नॉट कॉल देम एट द फर्स्ट इंस्टेंस, आप उनको समन नहीं कर सकते पहली ही बार में आपने सीईओ बुला लिया उनका। जी आपको बस थोड़ा मैच ही नहीं कर पा रहे आप अपना क्या हुआ है, आपने खुद उसको ट्राई किया नहीं, पूरा रिजॉल्व करने का इंटेंट जानने की कोशिश की नहीं, क्या पता कोई टेक्निकल इशू, और आपने सीईओ उसको बुला लिया उनके। तो ऐसे छोटे छोटे रूटीन मैटर्स के लिए सीईओज सीएक्सओज नहीं आएंगे कंपनी के, ये भी उन्होंने क्लियर किया। अब देखिए जीएसटी के अंदर ऑफेंसेस क्या होते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जो जीएसटी एक्ट है उसका एक सेक्शन 132 है, ठीक है। सेक्शन 132 डील करता है ये किसको अरेस्ट किया जा सकता है इन सारे मैटर्स से रिलेटेड, ठीक है। और अभी मैं किन तरह के ऑफेंसेस होते हैं इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, जब भी ऐसा बंदा जिसको अरेस्ट किया जा रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप उसको रीजन इन्फॉर्म करें कि इन ग्राउंड्स पे आपका अरेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है, आपकी डिटेंशन इन रीजंस की वजह से हुई है, ठीक है। जैसे ईडी की अगर हम आजकल पढ़ रहे हैं जो पीएमएलए वगैरह के बारे में, उसमें रीजंस मतलब नहीं स्टेट करते ना, यही दिक्कत चल रही है। लेकिन आपको इस चीज में, ये जीएसटी वाले केस में ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि अगर कोई भी कॉग्निसेबल ऑफेंस है ना, जो जीएसटी के अंदर कुछ कुछ कॉग्निसेबल ऑफेंसेस भी तो हो सकते हैं। जैसे कॉग्निसेबल ऑफेंस वो होते हैं जिसमें अरेस्ट कंडक्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट। वारंट क्या होता है? वारंट होता है कोई भी डॉक्यूमेंट, एक इट्स अ वर्ड ऑफ अथॉरिटी, मतलब किसी भी सीनियर अथॉरिटी ने जो आपका केस खोल के बैठा है, उस केस को खोलते खोलते एक चीज पता चला कि शायद आपने मनी लॉन्डर किया, एग्जाम्पल ले रही हूं मैं, ठीक है। तो फिर वो सीनियर अथॉरिटी पुलिस ऑफिशियल्स को या किसी को भी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को कहेगी, आप देखिए इस केस के लिए हमें ये बहुत जानना जरूरी है, सर्च कंडक्ट करनी बहुत जरूरी है, उनके इकोनॉमिक उसको ट्रेजर को फ्रीज करना बहुत जरूरी है, तो आप जाइए, हम आपको एक सर्च वारंट देते हैं, तो आप जाइए, वारंट हमारे आपके पास अथॉरिटी है और आप जाके कंडक्ट करिए। तो ये होता है वारंट। लेकिन अगर कॉग्निसेबल ऑफेंस होती है, वारंट कुछ नहीं चाहिए आपको। कोई भी एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उसको आप पे डाउट है और वो ऑफेंस ही इतना ज्यादा बड़ा है कि उसके लिए सर्च कंडक्ट करना या इन चीजों को कंडक्ट करना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा विद इन 24 आवर्स। ओके, अब देखते हैं किन तरह के ऑफेंसेस होते हैं सेक्शन 132 के अंडर, ठीक है। देखिए, अगर कोई टैक्सेबल पर्सन है, मतलब आप टैक्स भरने के लिए एलिजिबल हो, एलिजिबल इन द सेंस आपका टैक्स बनता है, आपकी जो भी चीजें आपने किया उसके लिए टैक्स बनता है आपके ऊपर, ठीक है। तो उसको क्या करना है कि उसको जो इनवॉइस आप इशू करते हो, वो इनवॉइस ठीक होना चाहिए, फॉल्स इनवॉइस नहीं होना चाहिए। इनवॉइस क्या होता है? इनवॉइस, जब आप किसी दुकान पे गए, आपने कुछ खरीदा, आपने आटा खरीदा, ठीक है, आपने चीनी खरीदी, तो जो दुकानदार है उसने आपको 1 किलो आटा जिसका अमाउंट है ₹100, फिर उस इंसान ने आपको 2 किलो चीनी जिसका अमाउंट है ₹200, फिर टोटल बन गया ₹300, ठीक है। तो इस इनवॉइस में, इस बिल में ये सब कुछ मेंशन होगा कि क्वांटिटी कितनी है, फिर उसका अमाउंट कितना है, फिर टोटल अमाउंट कितना बन रहा है, यही मैंने बेचा है और यही मैंने इसका अमाउंट अपने जो बोरोअर है, मतलब इन द सेंस जिसने मेरे से खरीदा है, उससे मैंने लिया है, एक्सट्रैक्ट किया है। तो उसमें कोई फॉल्स इनवॉइस नहीं होना चाहिए। आप समझ रहे हैं? आपने अपना बस ये दिखाने के लिए कि जीएसटी का टैक्स इतना नहीं बनता, तो आपने क्या किया, आपने बेची तो 4 किलो चीनी, आप बता सिर्फ 2 किलो चीनी रहे हो अपने बिल में। सो दैट शुडंट हैपन। ये तो मैंने बहुत छोटा एग्जाम्पल लिया, बड़े स्तर पे भी काफी फॉल्स इनवॉइस बन सकते हैं। तो ये एक क्राइटेरिया हो सकता है कि आप ऑफेंस माना जाएगा अगर ऐसा कुछ होता है तो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर जैसे नेग्लिजेंस आप बहुत ज़्यादा दिखा रहे हो जीएसटी फाइल करने में, कि आपने 3 महीने की डेडलाइन के अंदर अंदर गवर्नमेंट को जीएसटी फाइल नहीं की, देखिए ये एक ऑफेंस है, लेकिन इसमें टेक्निकल इश्यूज भी तो हो सकते हैं, तो इसमें अरेस्ट नहीं कंडक्ट हो सकती, इट इज़ एन ऑफेंस। ओके, फिर अगर हम बात करें कि इन तरह के जितने भी ऑफेंसेस हैं, इसके लिए पर्सन को अकाउंटेबल होल्ड किया जाएगा। ओके, सो दिस यू मस्ट रिमेंबर। देखिए, घुमा फिरा के यही चीजें लिखी होती हैं सेक्शन 132 के अंदर कि इवन इफ दे कलेक्ट जीएसटी इन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द प्रोविजंस, दे मस्ट स्टिल डिपॉजिट इट विद द गवर्नमेंट विद इन 3 months, फेलियर टू डू सो विल रिजल्ट इन अ जीएसटी ऑफेंस। मतलब ये चीजें घुमा फिरा के लिखी हुई है। फिर 2-3 बेसिक चीजें जो जाननी थी वो मैंने आपको बता दी, ठीक है। फिर उसके बाद हमें ये जानना है कि इस एडिटोरियल में क्या लिखा है। ओके, एक थोड़ा सा कर्सरी रीडिंग हम दे देते हैं, वैसे तो आपको जो जानना है वो मैंने सब कुछ बता दिया है। ओके, देखिए, जो सीबीआईसी है उसने इन्फोर्समेंट प्रोसेसेस को थोड़ा सा ऑल्टर किया है अपने उन कम्युनिक्स द्वारा जीएसटी और कस्टम्स के मैटर में, जैसा कि इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे भी यही लिखा है कि देखिए, पता क्या होता है, सीईओज हैं कंपनीज के, सीएक्सओज हैं, एमडीज हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स वगैरह, उनको पता है रूटीन मैटर्स के लिए समन करने लग पड़ते हैं टॉप ऑफिशियल्स, कि मतलब जैसे एग्जांपल सिर्फ जीएसटी पोर्टल पे जो है ना, वो मिसमैच कर रहा है थोड़ा सा, जो उनको उनके इनवॉइसेस से पता चल रहे हैं, तो आपकी शायद आप ही का वो सर्वर डाउन हो, शायद आप ही से ना चल रहा हो, इसीलिए छोटा सा बना लेंगे। अच्छा, हम कंफर्म करने के लिए आपको बता रहे थे कि आपने कितने इनवॉइसेस इस महीने में इशू किए हैं, इन चीजों के लिए, विच इज अजीब है ना। आप इतना, उनको और भी तो बड़े सारे काम हैं, तो इसीलिए इस गाइडलाइन ने ये कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके,
ऑलराइट, और क्या क्या है, द नॉर्म्स स्पेल्ड आउट फॉर अरेस्ट एंड बेल फॉर जीएसटी ऑफेंसेस दैट स्टेम फ्रॉम अ, जैसे कि मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट, देखिए सब कुछ जो आ रहा है ना, वैसे तो इनको 1 साल लग गया, ये सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई थी ना 1 साल पहले आई थी, तो आप अब 1 साल बाद ये लेके आ रहे हो ऐसी तरह की वो कि मतलब हमें फालतू अरेस्ट नहीं कंडक्ट करने चाहिए थे। चलो कोई बात नहीं, नेवर कभी तो आए, ना होने से बढ़िया तो लेट ही सही। Although the CBIC took a year to respond to the apex court's conclusion that an arrest must not be made just because it can be made, जैसा कि मैंने आपको बताया था, okay, while GST Council will continue to navigate the remaining, देखिए अब इसमें पता है एक और बड़ी अच्छी चीज डिस्कस की है कि जीएसटी काउंसिल ना, जीएसटी का जो मुद्दा हो चुका है ना वो कहीं ना कहीं टैक्स टेररिज्म बन चुका है। टैक्स टेररिज्म इन द सेंस, जैसे अभी अरेस्ट हो रहा था, आपने टैक्स नहीं पे किया, आपका अरेस्ट कंडक्ट हो जाएगा, आपको हम बार बार बुलाते रहेंगे, परेशान कर देंगे आपको, दिस इज कॉल्ड टैक्स टेररिज्म। मतलब टैक्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए टैक्स पेयर से ऐसे टेररिस्ट टेरर वो लेना, एक्शंस लेना, टेररिस्ट तो नहीं, टेरर एक्ट ही है, किसी को डराना इज टेरर इंड्यूसिंग ओनली, है ना, बार बार डरा के रखना। तो जीएसटी काउंसिल, इस एडिटोरियल के कहना है जीएसटी काउंसिल के पास तो और भी बड़े सारे तरीके हैं कि वो टैक्स टेररिज्म को जारी रखें। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी वो जो एग्जाम्पशंस जो पहले उन्होंने कर्ड, लस्सी और फूड आइटम्स जो इसेंशियल हैं उस पर दी हुई थी कि उन पर कोई जीएसटी नहीं था, उन पर जीएसटी आ गया। तो इस एडिटोरियल का ये कहना है कि वो भी तो एक तरीके से एक वे ही है अपने टैक्स टेररिज्म को बरकरार रखने का, है ना। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो इसमें बात की गई है। टैक्स पेयर्स एंड ऑफिशियल्स कैन ऑलवेज डिफर ऑन व्हाट द फाइन प्रिंट मीन्स, है ना। इधर भी यही किया है, कुछ टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं, क्या पता उसके अंदर जो लिखा है, जो प्रोसीजर लिखा है वो टैक्स पेयर को समझ ही ना आए, इतने लीगल टर्म्स होते हैं, राइट। तो उसका इंटेंशन जरूरी नहीं है मालाफाइड है ना, बोनाफाइड भी हो सकता है, समझ रहे हैं ना, मतलब बुरा इंटेंशन हो जरूरी ही नहीं है। डिस्टिंग्विशेस दीस, ओके दैट्स इट आई थिंक। अब हम डिस्कस करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है आधार एक्ट पे बेस्ड। देखिए मैं आपको भी बताऊंगी कि एक एक अगर डिपार्टमेंट है, एक मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का अगर हम कहते हैं कि अटैच्ड ऑफिस है, आप बहुत बार ही पढ़ते होंगे कि स्टार्टिंग में एक पर्टिकुलर अथॉरिटी को एक अटैच्ड ऑफिस के रूप में लाया गया था, लेकिन हमें पता नहीं है अटैच्ड ऑफिस होता क्या है। तो आज मैं आपको बताऊंगी अटैच्ड ऑफिस क्या होता है, लेकिन उससे पहले गिव आधार डिटेल्स ऑफ 12 बांग्लादेशी नेशनल्स। ओके, इसमें क्या लिखा है, देखिए क्या हुआ है ना, हाई कोर्ट है जो कर्नाटका का, उसने डायरेक्ट किया है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया को। मैं कर्सरी रीडिंग दे देती हूँ, फिर मैं आपको सब कुछ समझाऊंगी क्या आधार एक्ट है, UIDAI है क्या, ठीक है। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है UIDAI को कि आप इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट सबमिट करिए जो 12 बांग्लादेशी नेशनल जो है उनसे रिलेटेड जो चाहिए, क्योंकि वो उनमें से कुछ इन्वॉल्व हैं गैंगरेप केस में, दे आर कॉन्विक्ट, इन्वॉल्व नहीं कॉन्विक्टेड हैं, सब साबित हो चुका है कि वो गैंगरेप केस तक में इन्वॉल्व हैं। तो इन 12 जो बांग्लादेशी नेशनल्स हैं उनकी ये आधार रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कि क्या उन्होंने ऐसा प्रूफ प्रेजेंट किया था जिसके बेसिस पे उन्हें आधार की जो 12 डिजिट नंबर होता है वो मिल गया, ठीक है। तो आप प्लीज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA को दीजिए। देखिए पता है क्या हुआ था ना, ये जो 12 लोग हैं ये बहुत सारे ट्रायल्स भी फेस कर रहे हैं अभी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग केसेस में, इलीगल इमिग्रेशन के केसेस में, ठीक है। और NIA इनके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट कर रहा है, ठीक है। और इसीलिए उनको जब UIDAI से उन्होंने बोला, अप्रोच किया कि हमें ये इंफॉर्मेशन इन 12 लोगों के बारे में चाहिए क्योंकि ये सही लोग नहीं है, तो UIDA ने मना कर दिया, ठीक है। फिर ये जो NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को एक पिटिशन यानी कि एक अपील डालनी पड़ी कर्नाटका हाई कोर्ट में कि आप डायरेक्ट करिए UIDAI को कि आप वो हमें इंफॉर्मेशन दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए ऐसा क्यों है, NIA तो बहुत बड़ी अथॉरिटी है, तो NIA को उसने क्यों नहीं दिया, UIDAI ने खुद से क्यों नहीं दे दिया। देखिए पता है क्या, क्योंकि सेक्शन 33 जो है आधार एक्ट का वो ये मैंडेट करता है, कंपल्सरी बना देता है इस चीज को, किसी भी तरह की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, ऑथेंटिकेशन डॉक्यूमेंट्स उनको आप कभी भी रिवील नहीं कर सकते, UIDAI कभी भी रिवील नहीं कर सकते जब तक आप किसी थर्ड पार्टी को तब तक नहीं दे सकते जब तक कहीं केसेस में एक कोर्ट का ऑर्डर ना मिले UIDAI को।
और कोर्ट का ऑर्डर भी मतलब एक सिर्फ हाई कोर्ट का जज से नीचे वाला एक सेशंस कोर्ट का जज नहीं दे सकता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज नहीं दे सकता, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज ही ऑर्डर दे सकते हैं UIDAI को कि आप प्लीज ये इंफॉर्मेशन, एक केस चल रहा है उनको प्रोवाइड कर दीजिए, किसी भी उसको, ठीक है। द कोर्ट ऑल्सो डायरेक्टेड द NIA टू नॉट यूज सच डिटेल्स फॉर, और फिर कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया, कर्नाटका हाई कोर्ट ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को, कि जो भी डिटेल्स आपको मिलेंगी आप उन्हें सिर्फ उस पर्पज के लिए यूज करिएगा जो आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए जरूरी है, ठीक है, जो आप उनकी प्रोसिक्यूशन चला रहे हैं जो भी, उसके अलावा कोई भी पर्पज के लिए इनकी इंफॉर्मेशन को यूज नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, देखिए, और कोर्ट ने पॉइंट आउट किया इस बात को कि जो आधार एक्ट है 2016 का, उन्होंने सिर्फ मैंडेट किया है कोर्ट को कि देखिए पता क्या हुआ, एक एडवोकेट ने ये कहा कि आप एक बारी, जैसे अभी मैंने बताया कि थर्ड पार्टी से शेयर करने के लिए आपको एक स्पेशल वो चाहिए होती है, कोर्ट का ऑर्डर चाहिए होता है, लेकिन फिर एक एडवोकेट ने ये कहा यार आप ना ऐसा करो कि आप कंसेंट भी तो लो उनसे, उनकी प्राइवेसी इन्फ्रिंज हो रही है, जो 12 नेशनल्स हैं तो आप उनसे उनका कंसेंट लो। लेकिन कोर्ट ने ये कहा देखिए आप मेरी बात सुनिए, आधार एक्ट है ना जो 2016 का, वो सिर्फ कोर्ट को इतना मैंडेट करता है कि आप सिर्फ UIDAI से सुन सकते हैं, उनसे उनकी सलाह ले सकते हैं कि क्या वो इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए तैयार है, परमिशन ग्रांट करने के लिए तैयार है कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स की। लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है कंपल्शन कि आप उन पर्सन्स का भी वो सुनो कि जो ऑलरेडी, मतलब आप कंसेंट देते हो कि नहीं देते, ये लोग ऑलरेडी कॉन्विक्ट्स हैं, हम इनकी क्यों सुने कि ये देते हैं, ये तो कह देंगे कि नहीं हम नहीं चाहते हमारी इन्फॉर्मेशन शेयर हो, ये तो फ्रॉड हो सकते हैं, तो इसीलिए उन्होंने ये कहा। तो आपको ये चीज़ इस जगह बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि जो आधार एक्ट है, जो पर्सन्स कंसर्न्ड है उनका कंसेंट नहीं मांगता, सिर्फ कंसेंट अगर किसी का मांगता है इन तरह के केसेस में तो सिर्फ UIDAI का कंसल्टेशन मांगता है। अब हमें जानना है UIDAI है क्या। ओके, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, और ये है, देखिए पहले जब इसे लाया गया था जनवरी 2009 में, तो इसे एक अटैच्ड ऑफिस की तरह लाया गया था प्लानिंग कमीशन के अंडर, उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन हुआ करती थी। अब देखिए मैंने कहा अटैच्ड ऑफिस, अटैच्ड ऑफिस क्या होता है, देखिए एक डिपार्टमेंट है, किसी भी मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब वो जो मिनिस्ट्री है, उसका जो डिपार्टमेंट है ना, उसका कुछ काम इस तरह का है कि उसको ना ग्रास रूट्स लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन की जरूरत है, मतलब जिन तरह के वो एक्शंस लेता है, पॉलिसीज बनाता है ना, उसको इम्प्लीमेंट करना होता है ग्रास रूट्स लेवल पे, ठीक है। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक होता है उसके पास सबऑर्डिनेट ऑफिस, ठीक है, जो उन तरह की पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, ग्रास रूट्स लेवल पे। लेकिन इस सबऑर्डिनेट ऑफिस को के ऊपर एक और ऑफिस आता है जिसे अटैच्ड ऑफिस कहते हैं। अब अटैच्ड ऑफिस ही, जैसे एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ने जो भी पॉलिसीज बनाई, वो पॉलिसीज का सब कुछ उस पर टेक्निकल एडवाइस दी उन्होंने अटैच्ड ऑफिस से, किस तरह से स्पेशलाइज्ड होते हैं इसमें, अटैच्ड ऑफिस में जो जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं ना वो स्पेशलाइज्ड होते हैं उन पर्टिकुलर तरह के मुद्दों पे जिससे वो डिपार्टमेंट डील करता है, उन्होंने टेक्निकल एडवाइस दी, ठीक है। अब ये जो अटैच्ड ऑफिस है, अटैच्ड ऑफिस फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन देगा सबऑर्डिनेट ऑफिस को, ठीक है। डिपार्टमेंट के नीचे आया अटैच्ड ऑफिस, अटैच्ड ऑफिस के नीचे आया सबऑर्डिनेट ऑफिस, अटैच्ड ऑफिस फिर टेक्निकल एडवाइस भी देगा अपने ऊपर वाले लोगों को, मतलब डिपार्टमेंट को पॉलिसी फॉर्मुलेट करते द्वारा, और नीचे जो उनके है सबऑर्डिनेट ऑफिस, वो उनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन भी देगा कि आपको ऐसे ऐसे इंप्लीमेंट करना है इस पर्टिकुलर पॉलिसी को, इसमें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, या पर्टिकुलर रूल्स वगैरह भी वो बता देगा कि ये रूल्स के बाहर आप नहीं अपना कदम रख सकते। तो इन तरह की चीजों के लिए चाहिए होता है अटैच्ड ऑफिस, ठीक है। अब हमें जानना है कि UIDA को फिर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी क्यों कहते हैं। देखिए क्यों कहते हैं, क्योंकि जो आधार एक्ट है 2016 का, उसने इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया, ठीक है। अब ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इट कम्स अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ओके, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस। अब देखिए क्या असाइन करता है, इट इज मैंडेटेड टू असाइन अ 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे हम आधार नंबर कहते हैं, किनको, जो रेजिडेंट हैं इंडिया के। देखिए मैं आपको एक बात बता देती हूँ, आधार एक्ट के अंदर जो एक 12 डिजिट रैंडम नंबर मिलता है ना इंडियन रेजिडेंट्स को, वो आपका सिर्फ आप इंडिया के रेजिडेंट हो, सिर्फ इसका प्रतीक है। आधार कभी भी सिटीजनशिप का प्रतीक नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। अगर बाई चांस ये स्टेटमेंट आ जाए कि सिटीजनशिप
सिटीजनशिप का एक डॉक्यूमेंट्स के नाम दे दिए, उन्होंने क्या कहा कि सिटीजनशिप के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज हो सकते हैं, 4 एग्जाम्पल्स दे दिए, उसमें से एक आधार भी है। तो आप तो कहोगे यार हर जगह आधार यूज होता है, हम कुछ भी फॉर्म भरते हैं आधार तो होएगा ही, ये तो ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ आपके रेजिडेंस का प्रतीक है, उसकी टेस्टमनी है। ओके, यू मस्ट रिमेंबर दिस। ओके, अब देखिए ये क्या कहता है आधार एक्ट 2016, ये कहता है कि रिगार्डलेस ऑफ एज और जेंडर any resident of India may voluntarily enroll to obtain an आधार नंबर। ओके, अब ये जो आधार एक्ट है ये भी इंश्योर करता है कि कोई भी इंसान, अब मैंने रेजिडेंट बोला, कोई भी इंसान जो रेजिडेंट है इंडिया का, रेजिडेंट मतलब जो इंडिया में रहा है एटलीस्ट 182 डेज इन द 12 months बिफोर द डेट ऑफ एनरोलमेंट, वो अप्लाई कर सकते हैं आधार नंबर के लिए उनको। लेकिन इसके लिए कुछ डेमोग्राफिक और कुछ बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। अब देखिए डेमोग्राफिक, आप डेमोग्राफी से समझ गए होंगे, लोकेशन, कंट्री और ये सब है ना, पर्टिकुलर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सब आता है डेमोग्राफी में। और बायोमेट्रिक क्या होता है? बायोमेट्रिक जो भी आपके बायोलॉजिकल चीज़ों से, फिंगरप्रिंट्स, आइरिस का वो जो फोटो लेते हैं, स्कैन लेते हैं, ये सब कुछ आता है बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन में। आपने अगर आपका आधार कार्ड है, जो कि होगा मुझे लगता है, तो फिर ये इन तरह की इन्फॉर्मेशन आपको पता होगी। ठीक है, तो अब एक चीज, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आधार नंबर के बारे में आपको पता होनी चाहिए, वो ये है कि एक आधार नंबर अगर एक इंसान को दे दिया, वो किसी और इंसान को वो नहीं दिया जा सकता, वो इट इज यूनिक टू यू ओनली, एंड दैट इज व्हाई इट्स अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि जब UIDAI है जो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन और ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड्स को सिक्योरली अपने पास रखे, ठीक है, अपनी पोजेशन में वो सिक्योर रहे। ओके, सो यू मस्ट रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। और अगर हम आधार एक्ट में पेनल्टीज की बात करें, अगर कोई भी पर्सन जो है उसको इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है अप टू 3 years और फाइन मिल सकता है ऑफ ₹10 लाख। दिस इज मिनिमम, इससे ऊपर भी जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ क्राइम। ठीक है, अगर वो अनऑथराइज्ड एक्सेस में इन्वॉल्व है टू दिस सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस ऑफ कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, अगर ऐसा कुछ है, 3 साल तक की सजा और मिनिमम ₹10 लाख तक का आप पे फाइन लगेगा। ठीक है, तो यू मस्ट रिमेंबर दिस। और अगर हम बात करें कि कोई एंटिटी है ना, कोई भी ऐसी एंटिटी जो अपने बेसिस पे, कोई भी एक ऑफिशियल एंटिटी आप ले लीजिए, सरकारी ही क्यों ना हो, अगर वो वॉयलेट कर रही है रूल्स को, जब आपको पता है कि कोर्ट के ऑर्डर की जरूरत है, अगर बाई चांस NIA है, वो क्या करता कि कोर्ट के पास ना जाता, वो फोर्स करने लग पड़ता, रिक्वेस्ट करता बहुत ज्यादा बार UIDA को, नहीं आप दीजिए, हमारे पास तो सरकार की ये है, हम एक स्पेशल अथॉरिटी है, आप हमें दीजिए। तो जब तक अगर ये पूरा कोर्ट वाला रूट ना फॉलो किया जाता, तो वो भी एक ऑफेंस होता, विच इज पनिशेबल बाय, मतलब जो टॉप अथॉरिटी है उसको 1 साल की सजा मिल सकती है और कम से कम ₹10,000 का फाइन भी, जो ₹1 लाख तक जा सकता है। अगर बाय चांस कंपनीज होती है ना जो रिक्वेस्ट करती हैं आप आधार डेटा दीजिए, हमें अपनी स्कीम्स बेचनी है, हमें देखना है किस तरह का लोग किस जगह पे रहते हैं ताकि हम अच्छी, तो इन तरह की कंपनीज पे 1 लाख तक का फाइन। ठीक है, so you must remember this. Let's move on to the next article. Okay, तो देखिए जो एथिक्स की आज मैं कुछ बहुत ही अच्छी केस स्टडीज आपसे जो आई विल लेट यू पॉन्डर ओवर इट, पर मैं आपको एक लाइन ऑफ थॉट जरूर दूंगी और आप सोचिएगा, और अगर हो सके तो मुझे बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पे। ठीक है, चाइना कॉल्स फॉर इंडिया टू वर्क इन सेम डायरेक्शन टू रिस्टोर टाइम्स। देखिए कल की वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं, मैंने उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाए हैं, जैसे चाइना की सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स क्या है, चाइना की वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी क्या है। ठीक है, तो अगर आपने कल का एडिटोरियल देखा, कल का मेरा एनालिसिस देखा, तो उसमें मैंने बताया था कि जो S जयशंकर जी हैं, वो एक यूनिवर्सिटी में एक बातचीत द्वारा, उन्होंने कॉन्फ्रेंस द्वारा जब उनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे, तो उन्होंने ये कहा कि जो चाइना और इंडिया का रिलेशनशिप है ना, वो एक बहुत ही डिफिकल्ट फेज से गुजर रहा है और जब तक चाइना के में थोड़ी सी बुद्धि नहीं आ जाती, उन्होंने एग्जैक्टली यही कहा था, वी होप दैट डॉन ऑफ विजडम एक्चुअली fall upon Chinese people and Chinese authorities। तो जब तक ऐसा नहीं हो जाता तब तक एशियन सेंचुरी का जो कॉन्सेप्ट है वो पॉसिबल ही नहीं है, जब तक इंडिया और चाइना साथ नहीं आ जाते। देखिए एशियन सेंचुरी क्या है, ये मैंने कल भी डिस्कस किया था, लेकिन पहले हुआ करती थी अटलांटिक सेंचुरी, मतलब जो इंटरनेशनल के सबसे मेन इवेंट्स हुआ करते थे, वर्ल्ड वॉर्स, ये सब कुछ डोमिनेट किया जाता था यूरोप में, वेस्टर्न कंट्रीज में। ठीक है, लेकिन अब आएगी एशियन सेंचुरी। एशियन सेंचुरी पिछले बहुत सदियों पहले स्कॉलर्स ने कॉन्सेप्ट दिया था कि आने वाले टाइम पे 100 साल के लिए एशियन सेंचुरी आएगी, मतलब पूरे इंटरनेशनल वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो मेन इवेंट्स होंगे वो होंगे एशिया में। अब एशिया में सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीज कौन सी है,
चाइना और इंडिया जब तक ये साथ में नहीं आ जाते, एशिया पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट नहीं कर सकता। ये कहना था एस जयशंकर का। अब देखिए इस पे चाइना ने क्या कहा है। चाइना ने कल वाली स्टेटमेंट सुनी, तो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी रिस्पॉन्ड करते हुए कुछ अलग ही डायरेक्शन में ले गए वो इस चीज को। उन्होंने ये कहा कि ये जो दोनों कंट्रीज हैं, तो इनको दोनों को साथ में काम करना चाहिए और सेम डायरेक्शन में काम करना चाहिए, ताकि हमारे जो रिलेशंस हैं दे कम बैक ऑन ट्रैक, एंड दैट टू एट एन अर्ली डेट। और उन्होंने तो अलग ही ले गए, कहते कि इंडिया और चाइना तो दो एंशियंट सिविलाइजेशंस हैं, दो इमर्जिंग इकोनॉमीज भी हैं, दो बड़े बड़े नेबर्स भी हैं, तो हमारे पास कॉमन चीज़ें ज़्यादा हैं, डिफरेंसेस कम है हम में। मतलब इनका बस एक सिंपल बात है, आप जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे वो चल रहा है ना, स्टैंड ऑफ, उसको भूल जाओ। हम में जो सिमिलैरिटीज़ हैं, आप भी इमर्जिंग इकॉनमी, हम भी इमर्जिंग इकॉनमी, आप भी इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन को सपोर्ट करते हैं, हम भी क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पे बहुत वो हैं, आप भी एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है, हम भी एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है। तो आप वेस्ट क्यों, वेस्ट और आप में तो बड़ा डिफरेंस है। आप तो एक कॉलोनी हुआ करते थे, आपकी हिस्ट्री तो हमारे जैसी है, तो आप हमारे साथ, हम हमारी डायरेक्शन में काम करिए। आप अगर आप इनको ढंग से पढ़ेंगे ना स्टेटमेंट को, तो इस पे हिंट दिया गया क्वाड की कंट्रीज पे। देखिए पता है जो डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा उनमें हिडन मीनिंग्स होते हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर उसको फॉलो कर रहे हैं ना, तो आपको लाइन ऑफ थॉट ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ जाएगा कि इसका अच्छा इस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है। तो इस जगह भी इन्होंने यही कहा है कि आप इन चीज़ों पे ध्यान दीजिए, ना कि हमारे डिफरेंसेस पे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अब देखिए मैं आपको एथिक्स की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये बताऊंगी। आप बहुत बार देखते हैं कि प्रोटेस्ट तो एक राइट है, प्रोटेस्ट को क्यों रेगुलेट करना होता है, जो कॉलेज प्रीमाइसेस या फिर कहीं पे भी होते हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट का भी ना एक दायरा होना चाहिए। जब आप प्रोटेस्ट को किसी अनएथिकल तरह से कंडक्ट करते हैं ना, तो आप तो हर्ट होंगे ही होंगे, साथ साथ में आप दूसरों को भी, ह्यूमैनिटी एट लार्ज भी, सोसाइटी एट लार्ज भी अफेक्ट होती है। ये वर्ड्स आप बहुत बारी पढ़ते होंगे जब एथिक्स पढ़ते हैं। तो उसका एक एग्जाम्पल ये है कि क्या हुआ ना, अगर हम बात करें हैदराबाद की, हैदराबाद में एक कॉलेज है नारायण जूनियर कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक बच्चा था, एक स्टूडेंट था, उनको क्या हुआ कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशू नहीं कर पा रही थी वहाँ की अथॉरिटीज, क्योंकि कुछ कुछ पेंडिंग ड्यूज थे उस वजह से। तो ये गए अपने जो वहाँ के कॉलेज यूनियन होगी या जो भी अखिल भारतीय विद्या परिषद, आपको ABVP पता है, तो उनके हेड के पास गए जिनका नाम है संदीप, ठीक है। उनके पास गए कि हमें आपकी हेल्प की जरूरत है। अब देखिए प्रोटेस्ट करना सबका हक है, बिल्कुल प्रोटेस्ट करिए। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखते हैं डूसू प्रोटेस्ट, आप टीचर्स प्रोटेस्ट देखते हैं, बिल्कुल जायज़ है। मतलब हम डेमोक्रेसी में रहते हैं, डेमोक्रेसी इज रबिश इफ दीज थिंग्स आर नॉट ग्रांटेड एज राइट्स, बट देन टेक केयर ऑफ एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ प्रोटेस्ट। इन्होंने क्या किया, ये एक पेट्रोल की बॉटल के साथ संदीप जी गए, और फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने ऊपर पूरा डाल लिया उसको, ठीक है, छिड़क लिया पूरे उसको, पेट्रोल को अपने ऊपर। फिर उन्होंने थ्रेटन किया स्टाफ को कि अगर आप ये इशू नहीं करोगे तो मतलब मैं खुद को जला लूंगा, ठीक है, दिस काइंड। लेकिन एक्सीडेंटली क्या हुआ, एक्चुअल में द पेट्रोल कॉट फायर, सच में आग लग गई, और वो इंसान तो इंजर हुआ ही, इतनी ज्यादा सीवियर इंजरीज आई हैं उसको, जो ABVP के जो लीडर हैं उनको, और कि वो उनको ICU में लेके जाना पड़ा, और साथ साथ में और 3 आसपास के स्टाफ मेंबर्स, इनफैक्ट प्रिंसिपल तक को इंजरीज आई हैं बहुत खतरनाक। सो जस्ट थिंक अबाउट इट, कितना हद तक प्रोटेस्ट का भी एक वो कुछ होना चाहिए, जो नेशनल जो लीडर्स हैं, स्टूडेंट लीडर्स हैं, स्टूडेंट यूनियंस हैं, उनको भी कुछ इन चीज पे पॉन्डर करना चाहिए कभी, कि एक दायरा मेंटेन रहे। ओके, तो अगर ऐसी कोई केस स्टडी आपके पास आती है जिसमें ऐसा ऐसा एक ट्विस्ट एंड टर्न करके केस दिया हुआ है कि ऐसा हुआ, आप देखिए, हाँ, कि ऐसा हुआ कि एक स्टूडेंट गए, वो हो गए, इसमें क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है, आप मुझे बता सकते हैं इसमें क्या एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व है? ठीक है, तो बताइएगा जरूर, कमेंट जरूर करिएगा इस पे। पास्ट वर्डिक्ट्स विल होल्ड SC इन गुड स्टेड इन बिल्किस बानो केस। ओके, देखिए अगर आप बिल्किस बानो केस के बारे में अभी भी आपने मेरी 17 अगस्त की वीडियो नहीं देखी है, उसमें रेमिशन, रिप्राइव, रिस्पाइट सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। बिल्किस बानो केस है क्या, क्यों सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है इसमें, और सुप्रीम कोर्ट के पहले के डिसीजंस के ही खिलाफ ये चीज़ चली जाती है जो अभी की गई है। तो आप उस वीडियो को प्लीज़ जाकर देखिए, 17 अगस्त में लिंक कर दूंगी आई बटन में। ओके, ऑल राइट।
आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये डिस्कस करने से पहले, लेकिन मैं आपको एक और चीज़ एथिक्स की डिस्कस करती हूँ। देखिए, फिनिश पीएम टेक्स ड्रग टेस्ट आफ्टर पार्टी वीडियो गोज वायरल। इसमें क्या हुआ, जो फिनलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम है सना मैरिन, ये जो सना मैरिन जी हैं, इन्होंने क्या किया, ये एक प्राइवेटली एक पार्टी कर रही थी। तो बहुत ऑब्वियसली अपने फ्रेंड्स के साथ कोई भी पार्टी करेगा तो वो मज़े ही करेगा, है ना। तो उनकी वो जो वीडियो थी वो लीक हो गई सोशल मीडिया पे, उनके इंस्टाग्राम वगैरह पे भी लीक हो गई काफ़ी। तो लोगों ने बहुत कुछ कहना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो शायद वो ड्रग्स लेती हैं ये, तो फिर उन्होंने ड्रग टेस्ट लिया और उन्होंने ये कहा, ना ही कभी अपने यूथ में, ना ही अभी मैंने कभी भी ड्रग्स को हाथ लगाया है। येस, आई डिड टेक अल्कोहल बट आई डिडंट इवन टच ड्रग्स, एंड उस जगह पे किसी ने भी ड्रग्स नहीं लिया। इस चीज़ को मैं बिल्कुल अच्छे से टेस्टिफाई करती हूँ। और इन्होंने ड्रग टेस्ट ले लिया, ठीक है। अब देखिए, ड्रग टेस्ट ले लिया, ये बात की बात है। आपको एक चीज़ मैं समझाती हूँ, ये क्यों एक एथिक्स की एक क्लासिक स्टडी बन सकती है। देखिए, पता जब ये वीडियो वायरल हुई ना इनकी, तो इनको काफ़ी क्रिटिसिज्म मिला कि शी इज़ इनएप्रोप्रिएट फॉर अ पीएम एंड स्टफ लाइक दैट, यू नो। तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि एक लीडर, किसी भी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का लीडर या किसी भी कंट्री का हेड, कोई भी, ठीक है, अगर कोई भी ऐसा इंसान का एक प्राइवेट लाइफ भी तो है। आप सिर्फ एक पीएम थोड़े ना हो, आप एक प्रिंसिपल थोड़े ना हो, आप एक टीचर थोड़े ना हो सिर्फ, या फिर आप कुछ भी, आप पीएम के साथ साथ एक इंसान हो जिसकी खुद की भी एक सोशल लाइफ है। ये मेरे ओपिनियंस हैं। सी, आपका ये ड्रग्स वाला इशू तो डेफिनेटली गलत है, अगर इन्होंने ड्रग्स इनका निकलता है वो बात अलग है, लेकिन मैं भी एक प्राइवेट वीडियो वायरल होना, लोगों का ये कहना कि इस तरह से मस्ती कर रही हैं कि ये पीएम है ही नहीं, ये कहना डिफरेंट है, ठीक है। एक इंसान की जो सोशल लाइफ है उसमें और एक ऑफिशियल ड्यूटी में एक लाइन होती है। अगर वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी सही से निभा रही है तो इसमें उनका कोई भी पर्सनल लाइफ है उससे क्या फर्क पड़ता है किसी को। Why is this even an issue? So you must remember this, and if you have any thoughts over this as well, you can let me know in the comment section. Okay? देखिए, पता है ऐसी ना ही केस हुआ था बोरिस जॉनसन के साथ, वो जस्टिफाइड था। बोरिस जॉनसन जो पीएम है अभी भी, शायद वो एक एक्टिंग अथॉरिटी में चल रहे हैं, फॉर्मर पीएम ऑफ द इंग्लैंड। तो उधर क्या उन पे जस्टिफाइड था, वो कोविड-19 की इतनी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस आपने वैसे कंट्री को फॉलो करने के लिए दी हुई हैं, लेकिन आप कोविड-19 में पार्टी कर रहे हो, वो गलत है, ठीक है। दैट इज नॉट जस्टिफाइड। सबसे पहले हेड्स ऑफ स्टेट हैव टू बी हेल्ड अकाउंटेबल इन सच केसेस, बट फॉर प्राइवेट पार्टीज आई डोंट थिंक सो। ओके, इंडियन टीम डेलिबरेटिंग ऑन ओशन डाइवर्सिटी पैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप पता है जो मैं बोलूंगी उसको एकदम अच्छे से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ओके, क्या हुआ है ना, एक डेलीगेशन इंडिया की और बहुत सारे और मेंबर कंट्रीज की, यूनाइटेड नेशंस की, वो न्यूयॉर्क में गए हैं ताकि वो एक साथ बैठ के डेलिब्रेट कर सकें, डायलॉग कर सकें, बातचीत कर सकें, अग्रीमेंट कर सकें, किन पे, कि मैरीटाइम बायोडाइवर्सिटी है जो हाई सीज में होती है उसको कंजर्व कैसे किया जा सकता है। देखिए, आपको सबसे पहले तो हाई सीज पता होना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको बताऊंगी। टेरिटोरियल वाटर्स क्या होते हैं, हाई सीज क्या होते हैं, ये सब कुछ, ठीक है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है, सब कुछ आपको पता होना बहुत जरूरी है, बट इन सीक्वेंस। जब तक आप सीक्वेंस नहीं समझेंगे इस चीज की, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। द अग्रीमेंट फॉलोज अ रेजोल्यूशन। देखिए, एक रेजोल्यूशन दिया था यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में मई में, और उनका ये एक्सपेक्टेशन था कि फाइनली एक एक ड्राफ्ट बनाया जाए कि जो अनक्लॉज है 1992 का, कोई एक बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट आए जो हाई सीज में अगर कोई भी एक्सप्लॉयटेशन होती है तो उसको डिटरमाइन कर सके, ठीक है। सबसे पहले तो ये मैं कर्सरी रीडिंग दे रही हूँ, फिर मैं सब कुछ समझाऊंगी। हाई सीज जो है दे कंप्राइज नियरली 45% ऑफ अर्थ सरफेस, यू मस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट। और अगर इधर कुछ जानने का है, देखिए, ये जानना है कि किन तरह की कंपनीज वहाँ पे रिसर्च कंडक्ट कर सकती हैं, किन तरह के सी बेड के मटेरियल्स को यूज़ किया जा सकता है। फिर इस केस में जो इंडिया की अगर एक पॉलिसी है, अगर आपको पता होगा इन तरह के कंजर्वेशन से रिलेटेड, ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी, आपको पता है इंडिया की पॉलिसी है जिसके लिए ₹4000 करोड़ भी 5 सालों के लिए एलोकेट किए गए हैं। ये लास्ट जून की बात है जब इसे लाया गया था। तो ये जो ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी है, दिस इज अमंग अदर थिंग्स विच विल डेवलप
ये क्या करेगा, एक मैन्ड सबमर्सिबल वेसल बनाएगा, ठीक है, जो क्या करेगा, जो बायो प्रोस्पेक्टिंग है, डीप सी फ्लोरा एंड फौना, एनिमल्स एंड प्लांट्स, माइक्रोब्स, इन सबको देखेगा, किस तरह की बायोडाइवर्सिटी है। रिसर्च वेसल है ये बेसिकली, एक जिसके अंदर एक इंसान भी बैठा होगा और वो पानी के अंदर जाएगा, सबमर्स्ड होगा और फिर ये कंडक्ट करेगा रिसर्च को। ये ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी है। अब देखिए, हमें सबसे इंपॉर्टेंटली सबसे पहले तो देखना है अनक्लॉज क्या है। अनक्लॉज की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। इसे 1982 में लाया गया था। ये एक ऐसी इंटरनेशनल अग्रीमेंट है जो एस्टैब्लिश करती है एक पर्टिकुलर लीगल फ्रेमवर्क को फॉर मरीन एंड मैरीटाइम एक्टिविटीज। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, लॉ ऑफ द सी भी कहते हैं, शॉर्ट टर्म। ओके, अब देखिए ये क्या करता है, ये डिवाइड करता है मरीन एरियाज को 5 मेन जोन्स में। अभी मैं आपको बताऊंगी 5 मेन जोन्स डिटेल में। फर्स्ट इज इंटरनल वाटर्स, सेकंड इज टेरिटोरियल सी, third is contiguous zone, fourth is exclusive economic zone and fifth is high seas। हाई सीज जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ एक ही ऐसा इंटरनेशनल कन्वेंशन है which actually stipulates a framework for state jurisdiction in maritime spaces। ओके, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस। और ये बहुत सारी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बताता है कि हर ये 5 मैरीटाइम जोन्स में किन किन तरह का इंडिविजुअली किन किन तरह का एक कोस्टल स्टेट को राइट है, ठीक है। देखिए, आपको ये चीज ना बहुत क्लियर होनी चाहिए आपके माइंड में, क्योंकि टाइम एंड अगेन वी कम अक्रॉस दी आर्टिकल्स जो साउथ चाइना सी में जो टेरिटोरियल क्लेम्स दिखाता रहता है चाइना अपना, ईस्ट चाइना सी में भी, है ना। तो ये आपको ये चलता ही रहता है, ये इशू तो परसिस्टेंट इशू है, तो आपको ये चीजें बहुत क्लियर होनी जरूरत है। देखिए, लेकिन समझने से पहले आप एक चीज प्लीज मेरे लिए इमेजिन करिए। आप इमेजिन करिए बेस लाइन क्या होता है। बेस लाइन क्या होता है, एक लैंड है, ठीक है, लैंड और फिर एक सी है, ठीक है, एक बीच इमेजिन करिए, एक लैंड है एक सी है, जहां से एग्जैक्टली सी स्टार्ट हो रहा है लैंड में से, जिस पॉइंट पे दोनों मीट कर रहे हैं, जिसके लेफ्ट हैंड साइड लैंड है, राइट हैंड साइड सी है, ठीक है। इस पॉइंट को कहते हैं बेस लाइन, इस लाइन को कहते हैं बेस लाइन। ओके, तो अब आप ये लेफ्ट और राइट वाली चीज अपने दिमाग में रखिएगा। ओके, अब आते हैं, सबसे पहले हमें समझना है इंटरनल वाटर्स क्या होते हैं। देखिए, इंटरनल वाटर्स वो वाटर्स होते हैं जो लैंडवर्ड साइड होते हैं बेस लाइन की, यानी कि लेफ्ट साइड, ठीक है। तो देखिए, जब क्या होता है ना, एक सी है, सी से अटैच बहुत सारे इनलेट्स होती हैं, बहुत सारे पोर्ट्स अटैच होते हैं, बेज अटैच होते हैं, कुछ कुछ लेक्स भी होती हैं, राइट, जो सी से अटैच होती हैं। तो इन्हें कहा जाता है इंटरनल वाटर्स। अब इस केस में जो कोस्टल स्टेट है, राइट, जहां पे ये इंटरनल वाटर्स है, इसके पास फुल सॉवरेनिटी है पूरे इंटरनल वाटर में। इट विल एक्ट लाइक एज इट्स ओन लैंड टेरिटरी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है इनोसेंट पैसेज। इस इनोसेंट पैसेज भी अलाउड नहीं है इंटरनल वाटर्स में। इनोसेंट पैसेज क्या होता है, कोई और कंट्री की जो शिप है या वेसल है, वो बस पानी से गुजर रही है, क्योंकि उसको वो जहां पहुंचना है उसके रास्ते में वो एरिया आता है, ठीक है। तो उस रास्ते में एरिया वो आता है, उसका कोई लेना देना नहीं है पीस और सिक्योरिटी टाइप के इश्यूज से। इट इज एन इनोसेंट पैसेज। लेकिन इंटरनल वाटर्स में ये इनोसेंट पैसेज भी वो नहीं है, अलाउड नहीं है। फिर आता है टेरिटोरियल सी। देखिए, अब टेरिटोरियल सी क्या होता है, अभी तक हमने लैंडवर्ड साइड देखा, अब देखिए आप सीवर्ड साइड, ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड पे उस पॉइंट के। अब जो राइट हैंड साइड पे सीवर्ड साइड में 12 नॉटिकल माइल फ्रॉम द बेस लाइन इज कॉल्ड टेरिटोरियल सी। देखिए, आपको नॉटिकल माइल के बारे में ना मैं एक बात बता दूं, ये लैंड माइल वाला वही नहीं होता, ये माइल थोड़ा सा बड़ा होता है। लैंड में जो हम माइल्स देखते हैं ना, 1 ऐसे ऐसे माइल्स देखते हैं, तो 1 नॉटिकल माइल इज एक्चुअली इक्वल टू 1.1508 लैंड माइल्स या फिर 1.85 किलोमीटर। तो थोड़ा बड़ा है जो लैंड में हम माइल्स यूज करते हैं उससे, ठीक है। तो ये जो 12 नॉटिकल माइल्स है फ्रॉम द बेस लाइन सीवर्ड, इसे कहते हैं टेरिटोरियल सी। अब इसमें किस तरह के राइट्स मिलते हैं कोस्टल स्टेट को, देखिए, इसमें भी सॉवरेनिटी और जुरिस्डिक्शन है टेरिटोरियल सी के ऊपर कोस्टल स्टेट के पास। और ना ही ये ओशन के सरफेस तक वो है लिमिटेड है, बल्कि सी बेड, सब सॉइल और इनफैक्ट ऊपर जो एयर स्पेस, यानी कि कौन सी फ्लाइट्स वहां से पास करेंगी कौन सी नहीं करेंगी, इन तरह को भी आप रेगुलेट करते हो, ठीक है। तो एयर स्पेस भी आपका एक्सक्लूसिव डोमेन है इसकी, इसमें टेरिटोरियल सी में, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है ना, इनोसेंट पैसेज अलाउड है। तो आपको ये चीज बिल्कुल याद रखनी है कि जो टेरिटोरियल सी है ना, वो उसमें इनोसेंट पैसेज अलाउ है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अभी हम कितने दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि चाइना का जो वेसल है युआन वांग 5, वो कहाँ रुका,
श्रीलंका के टेरिटोरियल वाटर में रुका, है ना। तो ये एक इनोसेंट पैसेज उन्होंने कैसे करार कर दिया, क्योंकि ये तो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट वेसल है, पता तो हमें है ना कि एक सर्विलेंस वेसल है। तो इसीलिए इंडिया बहुत कंसर्न थी कि जो श्रीलंका का टेरिटोरियल वाटर्स है उसमें एक सर्वेलेंस वेसल का चाइना का आना, पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया की इतनी प्रॉक्सिमिटी में ऐसा कुछ हुआ है। सो यू मस्ट रिमेंबर दिस, ओके। अब आता है कॉन्टिग्यूअस जोन क्या होता है। देखिए कॉन्टिग्यूअस जोन होता है, अब राइट हैंड साइड पे देखना है आपको, सीवर्ड एक्सटेंड करना 24 नॉटिकल माइल फ्रॉम बेस लाइन। देखिए मैंने 24 नॉटिकल माइल फ्रॉम बेस लाइन यानी कि उस पॉइंट से कहा है, ना कि टेरिटोरियल सी वाले उससे। तो अगर मैं बोलूँ कि टेरिटोरियल सी की जो अपर लिमिट है उससे ये कितना है आगे, मैंने वो 12 नॉटिकल माइल्स वो था तो 12 ही आप आगे ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये बेसिकली इंटरमीडिएट जोन है टेरिटोरियल सी और हाई सीज के बीच में, ये जो कॉन्टिग्यूअस जोन होता है, ठीक है। अगर इसमें हम बात करें किन तरह के कोस्टल स्टेट को राइट्स मिलते हैं, देखिए इसमें ना किसी भी तरह का जो कोस्टल स्टेट है वो प्रिवेंट कर सकता है या पनिश कर सकता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ फिस्कल, मतलब कोई भी किसी तरह की इकोनॉमिक वेसल वहां से अगर पास कर रही है किसी कंट्री की, फिस्कल उससे रिलेटेड कोई इमिग्रेशन है, कोई भी कस्टम लॉज, आप समझ रहे हैं ना किन तरह के गुड्स वहां से ट्रांसपोर्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज से जा रहे हैं जिन पे कस्टम ड्यूटी लगेगी। तो इन तरह का आप नहीं कॉन्टिग्यूअस जोन में वहां पे कंडक्ट हो सकता। लेकिन अब अनलाइक द टेरिटोरियल सी, कॉन्टिग्यूअस जोन ओनली गिव्स जुरिस्डिक्शन टू अ स्टेट ऑन द ओशंस सरफेस एंड फ्लोर, मतलब ओशन के सरफेस और ओशन की जो फ्लोर है, सी फ्लोर है, सिर्फ उस पे ही कोस्टल स्टेट के राइट हैं कॉन्टिग्यूअस जोन में, क्योंकि कॉन्टिग्यूअस जोन नहीं प्रोवाइड करता एयर और स्पेस राइट्स। एयर फ्लाइट्स कौन सी उनके ऊपर से पास करेंगी, आपका हक नहीं है, ठीक है। फिर आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, यू मस्ट रिमेंबर दिस, ये एक्सटेंड करता है सीवर्ड यानी कि राइट हैंड साइड पे अप टू 200 नॉटिकल माइल फ्रॉम इट्स बेस लाइन। अगेन मैंने कहा बेस लाइन, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस, ओके। अब इस केस में कोस्टल स्टेट के पास कैसे राइट्स हैं, देखिए इस केस में सोवरेन राइट्स हैं कोस्टल स्टेट के पास फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लॉइटिंग, कंजर्विंग एंड मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्सेज इन पर्टिकुलर एरिया ऑफ दैट, ओके। वो जो रिसोर्सेज हैं वो लिविंग भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग भी हो सकते हैं, सी बेड पे, सब सॉइल पे, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप वहाँ पे, अगर किसी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में किसी ने, आप सपोज करिए कि एक ऑफशोर विंड प्लांट लगाना है या फिर किसी तरह का टाइडल एनर्जी वहां से एक्सट्रैक्ट करनी है, तो ये भी आपका राइट है कोस्टल स्टेट का। लेकिन EEZ अलाउ करता है सिर्फ और सिर्फ जो ऊपर रिसोर्स राइट्स मैंने बताए हैं उन तरह के, है ना। आप एनर्जी भी एक रिसोर्स है, उसे एक्सट्रैक्ट करना या फिर सब सॉइल में कोई लिविंग और नॉन लिविंग वो है उन्हें एक्सट्रैक्ट करना। लेकिन ये कोस्टल स्टेट को वो राइट नहीं दे सकता कि आप लिमिट कर सकते हो किसी का भी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन या ओवर फ्लाइट, मतलब जो ऊपर से एयर स्पेस पे राइट नहीं है, ना ही फ्रीडम ऑफ नेविगेशन किसी भी कंट्री की वहां पे वेसल आके फ्रीडम से नेविगेट कर सकती है, ओके। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस जगह का मुद्दा है, वो है हाई सीज। हाई सीज क्या होता है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बियॉन्ड जो भी ओशन सरफेस है या वाटर कॉलम है उसे हम हाई सीज कहते हैं, okay. It is considered as the common heritage of all mankind, okay. So you must remember this is a global common, okay. ये किसी भी नेशनल जुरिस्डिक्शन के अंडर नहीं आता। अब इसमें स्टेट्स जो होती हैं वो किन तरह की एक्टिविटीज कंडक्ट करती हैं अभी तक, जिसको रेगुलेट करने की बात चल रही है पीसफुल पर्पसेस के लिए, बहुत सारी, जैसे ट्रांजिट, मरीन साइंस, अंडर सी एक्सप्लोरेशन, इन तरह की एक्टिविटीज अभी तक कंडक्ट की जाती हैं, okay. So you must remember this. Let's move on to the next article. अब देखिए यूएन के जो चीफ हैं एंटोनियो गटर्स, इन्होंने विजिट किया है ओडेसा पोर्ट को। ओडेसा पोर्ट आपको पता है यूक्रेनियन पोर्ट है एक। क्यों किया है उन्होंने, जब विजिट किया तो उन्होंने ही ऑल्सो मेट वो जो टर्किश लीडर है रेसिप ताइप अर्डोगन, उनसे भी मिले। तो उन्होंने काफी अर्ज किया है कि जो विंटर से पहले पहले जो डील हुई है, आपको पता है यूक्रेन से जो ग्रेन एक्सपोर्ट वाली डील हुई है कि ब्लैक सी में जो ब्लॉकेड है रशिया उसको हटा देगा ताकि फूड सिक्योरिटी हिट ना हो पूरे वर्ल्ड की। क्योंकि आपको पता है इजिप्ट जैसी कंट्री जो है वो तो अपना 50% से ज्यादा एक्सपोर्ट यूक्रेन से करता था, ग्रेन एक्सपोर्ट। अब ऐसी कंट्रीज कितना ज्यादा हिट हो जाएंगी, इजिप्ट तो पहले ही इतना ज्यादा बर्बाद हो जाता है, छोटी छोटी डिजास्टर्स वहां पे आ जाए तो काफी ज्यादा पॉवर्टी है वहां पे, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी इश्यूज हिट होंगे, इसलिए ये तो आपको पता है कि यूएन, टर्की और रशिया और यूक्रेन, इन्होंने मिलकर एक डील ये साइन की थी। तो अब इस डील को ही उन्होंने ये कहा है कि स्केल अप करेंगे
ठीक है, इन ऑप्शंस को विंटर से पहले पहले, क्योंकि विंटर में तो और ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाएगी इन ग्रेन्स की, राइट। तो इसलिए ये गए थे वहाँ पे ओडेसा पोर्ट में। मतलब कि बहुत कुछ वहाँ पे चल रहा है। आपको ये बात पता है कि कीव में रिपोर्ट की गई कि 5 लोगों को मार दिया गया बॉम्बार्डमेंट से। इन सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अब इसके साथ साथ यूएसए जो है उसने भी एक फ्राइडे को अनाउंस किया है एक पैकेज $775 मिलियन का, ताकि वो डिफेंस इक्विपमेंट एम्यूनेशन दे सकें यूक्रेन को, जैसे मिसाइल्स, आर्टिलरी और माइन क्लियरिंग सिस्टम्स। ठीक है, तो इस तरह से यूएसए कह रहा है कि हम हेल्प कर रहे हैं। ओके, आई थिंक एक लास्ट जो एडिटोरियल या फिर एक एक्सप्लेन सेक्शन है वो हमें डिस्कस करना है इंडियन एक्सप्रेस का। वो ये है, देखिए जो सीबीआई है ना, सीबीआई ने, आपको पता है मनीष सिसोदिया जी जो आम आदमी पार्टी के जो एक लीडर हैं और दिल्ली गवर्नमेंट के जो एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं और फिनेंस मिनिस्टर भी हैं, जो एक्साइज डिपार्टमेंट को हेड भी करते हैं यहाँ के, तो उन पे सीबीआई, उनके रेजिडेंस पे, उनके घर पे सीबीआई ने रेड डाली है। ठीक है, अब देखिए क्यों डाली है, आपको ये बात पता होनी बहुत ज़रूरी है कि जो दिल्ली है ना, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक एक्साइज पॉलिसी नहीं लेके आए थे वो। दिल्ली गवर्नमेंट एक क्या हुआ था कि इसे प्रपोज किया गया था, जो मैं आपको बताऊंगी ये एक्साइज पॉलिसी में था क्या। ये भी एक क्लासिक स्टडी है, पता आपको, एथिक्स की, कि मैं आपको बताऊंगी कैसे, अभी आप सुनिए बस। जो दिल्ली में नई लिकर पॉलिसी लाई गई थी या फिर जो नई एक्साइज पॉलिसी लाई गई थी, इसको प्रपोज किया गया था 2020 में एंड इट केम इनटू इफेक्ट इन नवंबर 2021। तो इसके तहत क्या किया गया, दिल्ली को डिवाइड कर दिया गया 32 जोन्स में, और हर जोन में 27 लिकर वेंड यानी कि शराब बेचने वाली जगहें या फिर प्लेसेस या कियोस्क अलाउ किए गए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इट एक्चुअली मार्क द एग्जिट ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम सेलिंग लिकर। पहले क्या होता था ना, दिल्ली में सिर्फ और सिर्फ जो 4 कॉर्पोरेशंस थी, गवर्नमेंट ही उसको मतलब रन कर रही थी और वही सिर्फ शराब बेच सकते थे, यानी कि लिकर बेच सकते थे, अल्कोहल बेच सकते थे। लेकिन अभी उन्होंने, बिल्कुल सरकार ने कह दिया था, दिल्ली गवर्नमेंट ने कह दिया था कि हम, गवर्नमेंट इज एग्जिटिंग फ्रॉम इट, अब सिर्फ प्राइवेट लिकर शॉप्स होंगी जो रन करेंगी सिटी में। ठीक है, जिसके तहत हर म्यूनिसिपल वार्ड में 2 से 3 वेंड्स हुआ करेंगे। ओके, तो इन्होंने बहुत कुछ कहा कि इससे बहुत अच्छा होगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। आपको पता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उन्हीं के पास रेवेन्यू आता है लिकर वगैरह का, वो उन्होंने सरेंडर नहीं किया था जीएसटी के अंडर, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो फिर इसको लागू जब उन्होंने कर दिया तो गवर्नमेंट का ऐसा कहना था कि रेवेन्यू इंक्रीज भी हुआ 27% द्वारा, और ₹8900 करोड़ इन्होंने जनरेट भी किया आम आदमी पार्टी सरकार ने। ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको बता देती हूँ, आपको समझ आ जाएगा क्यों ये क्लासिक एथिक्स की केस स्टडी भी है, क्योंकि इस पॉलिसी को जब लाया गया तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो आपको पता होने चाहिए। जैसे वॉक इन एक्सपीरियंस एक इस पॉलिसी का एक सिग्निफिकेंट फीचर था, जिसमें क्या हुआ था कि मल्टीपल ब्रांड्स होंगे हर एक वेंड में, हर एक लिकर शॉप में मल्टीपल ब्रांड्स होंगे, ताकि एक वाइडर चॉइस मिले कंज्यूमर्स को सिलेक्ट करने के लिए, है ना, ब्रांड चूज कर सके अपने मनपसंद। फिर एक था कि क्या होगा ना, जितनी भी मतलब क्या 3 बजे तक, रात के 3 बजे तक बार्स ओपन रह सकते हैं, जैसे होटल्स में है, रेस्टोरेंट्स में है, क्लब्स में है, 3 AM तक वो ऑपरेट कर सकते हैं। अगर बाय चांस आपके पास ऐसा लाइसेंस है, कहीं कहीं आपको पता है ना क्लब्स पूरे रात चलते हैं, अगर आप उस कैटेगरी में बिलोंग करते हो पर्टिकुलर, उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, तो आप राउंड द क्लॉक सर्विस भी दे सकते हो, मतलब पूरी रात पूरे दिन जब भी। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ ऐसी चीजें थी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है इससे क्या हुई, इसमें ना हक दे दिया गया प्राइवेट जो लिकर वो थे, कि आप अपने आप मतलब वो कर सकते हो, एक अट्रैक्टिव पॉलिसी बना सकते हो अपने लिए, अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स दे सकते हो लिकर बेचने के लिए। फिर पता है क्या हुआ आपको, अब आपका एथिक्स का डायमेंशन आता है। इससे हुआ कि जो यहाँ पे दिल्ली में जितनी भी ऐसे प्राइवेट शॉप्स थी, उन्होंने बड़ी ही कुछ ज्यादा ही अट्रैक्टिव बना दिया लिकर सेल को। उन्होंने क्या किया, बाय वन गेट टू फ्री, बाय वन गेट टू फ्री। अब इतना बड़ा डिस्काउंट, आप सोचिए बाहर इतनी इतनी भीड़ लगी हुई है एक लिकर वेंड के, इतनी ज्यादा भीड़ लगी हुई है बाहर। और अब तो मतलब पता क्या हो गया था कि भीड़ ना लगे तो ऐसा हो गया था, एक सिंगल विंडो में से, ग्लास विंडो में से बस आप लिकर लीजिए और जाइए, ताकि अंदर भीड़ ना हो शॉप के। तो बाहर भीड़ लग गई गलियों में। और आप सोचिए कि एक एथिकल डायमेंशन सरकार का, जो सेंटर का ये कहना है कि इससे तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है कि आपको यू शुड, ऐसे गांधीयन प्रिंसिपल है ना हमारा डीपीएसपी, कि हमें लिकर से
मुक्त करना है, हमारा लार्जर गोल हमारे माइंड में सरकार का ये होना चाहिए कि नो लिकर वाला, है ना। तो इससे तो आप लिकर का वो और बढ़ा रहे हो, इससे तो हेल्थ इश्यूज भी आ जाएंगे एक पॉइंट के बाद, और मतलब ये तो सरकार की पॉलिसी अलाउ कर रही है, तो इसलिए बहुत क्रिटिसिज्म हुआ इस चीज़ का। तो आप सोच सकते हैं आपका इस चीज़ में क्या कहना है, आप मुझे वो भी बता सकते हैं कि ये सही था, गलत था, इसमें क्या हुआ, एथिकल डायमेंशन क्या है, एथिकल डिलेमास क्या है सरकार द्वारा ऐसी अगर एथिकल ऐसी एक्साइज पॉलिसी लाई जाती है। तो यू कैन टेल मी दैट, ओके। अब हम बात करें तो जो मनीष सिसोदिया जी के घर पे ऐसा क्या एलिगेशंस लगे हैं, उन पे ये कहा जा रहा है कि ये जो एक्साइज पॉलिसी आई ना, तो फिर ना इन्होंने क्या किया, इनको कमीशन मिली है इस चीज़ को लाने के लिए, जितने भी लिकर वो है ना वेंड्स हैं, जितने भी लिकर शॉप वाले लोग हैं, उनसे इनको कमीशन मिली है। फिर जो कमीशन मिली ना, तो कमीशन उन्होंने पंजाब असेंबली इलेक्शन में यूज किए फिर वो पैसे को। तो इन तरह के एलिगेशंस मनीष सिसोदिया जी पे हैं, तो जिस वजह से सीबीआई ने इनके प्रोमाइसेस पे, रेजिडेंशियल प्रोमाइसेस पे रेड डाली है। आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे सीबीआई के चेयर हैं वो कौन है, अगर आपको पता हो तो उनका नाम सक्सेना, विनय कुमार सक्सेना जी हैं, ठीक है। नहीं, विनय कुमार सक्सेना जी तो लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली के, आई डू नॉट रिमेंबर, हाँ आई डो नॉट रिमेंबर सीबीआई के चेयर कौन है, अगर आपको पता है तो यू कैन ऑलवेज लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन। तो इन्होंने काफ़ी चीज़ें आपस में डिस्कस की। अब देखिए सीबीआई तो साथ में रेड डाल ही रही है, जो दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है वो भी इन्वेस्टिगेट कर रही है दिल्ली गवर्नमेंट की एक्साइज डिपार्टमेंट को कि कोई इरेगुलरिटीज तो नहीं है न्यू लिकर पॉलिसी और इनका जो असली एम था उससे रिलेटेड, ठीक है। तो इस केस में काफ़ी ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व है, क्योंकि जो चीफ सेक्रेटरी है दिल्ली का, उन्होंने इन्फॉर्म किया ईओडब्ल्यू को, यानी कि जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है दिल्ली पुलिस का, उनको कि देखिए ये इलीगैलिटीज इन्वॉल्व है, कार्टलाइजेशन हो रही है, मोनोपोलीज, जो इस तरह के जो डिस्काउंट देगा बाय वन गेट टू, उनकी तो मोनोपोली हो जाएंगी ना, सब उन्हीं से शराब खरीदेंगे। तो इन तरह की चीज़ें हो रही हैं, तो आप इन्वेस्टिगेट करिए। फिर इसी चीफ सेक्रेटरी जी ने इन्होंने इन्फॉर्म सीबीआई को भी किया। देखिए इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की, कैसे सीबीआई को इन्फॉर्म किया, इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को एक रिपोर्ट सबमिट की, फिर उन्होंने दिल्ली के सीएम को भी एक रिपोर्ट सबमिट की, फिर उन्होंने एक ईओडब्ल्यू को भी एक रिपोर्ट सबमिट की कि ये इरेगुलरिटीज, इन तरह की इलीगैलिटीज आपकी इस नई तरह की पॉलिसी में इन्वॉल्व हैं। तो फिर जब लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या किया, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन इसमें लागू करवाई, अभी ये बहुत रिसेंटली बात है, शायद जुलाई 30 की बात है ये। तो फिर इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने ये जो नई पॉलिसी लेके आए थे जो दिल्ली गवर्नमेंट है, उन्होंने उनको स्क्रैप कर दिया। अब उन्होंने कहा दोबारा से सिर्फ जो गवर्नमेंट है सिर्फ वही लेकर उसको शॉप्स को चलाएगी जैसे पहले हुआ करता था। अगस्त 1 से ये लागू हो चुका है। लेट्स सी हाउ दिस एक्चुअली अनफोल्ड्स। थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन।